हेलो गाइस। तो चलो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये कवर करेंगे कि 18 सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो आपको 18 सेंचुरी के बाद का ही सिलेबस कवर करने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है। तो बैकग्राउंड ऑफ बिफोर 18 सेंचुरी या फिर वर्ल्ड बिफोर 18 सेंचुरी दोनों एक ही टॉपिक है। इनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हमें पता है कि मिडिल एज रहता है जो 15 सेंचुरी के आसपास की बात है, वो सब मिडिल एज का पार्ट है जब रेनेसांस आने स्टार्ट हुआ था। तो मॉडर्न एज जो 18 सेंचुरी है वो इस ट्रांजिशंस पीरियड के थ्रू, क्योंकि रेनेसांस आया था इसके बारे में मैंने बताया था RER एक फॉर्मूला। तो वो ट्रांजिशन पीरियड को इस पीरियड को 15 से 18 सेंचुरी को ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। इसके अंदर हमें मैंने बताया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांजिशन हुआ था। कि फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था, रेनेसांस आया था, रिफॉर्मेशन नई नई चीजों को होने लग गया था, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज देखने को मिली थी, राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हुए थे नए नए। तो उसकी आइडियोलॉजीज को इम्पैक्ट पड़ा था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म और रेनेसांस को है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक ये तीनों पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म को पढ़ेंगे सबसे पहले। डिक्लाइन पढ़ने से पहले हम फ्यूडलिज्म क्या होता है उसको जानेंगे। तो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि जैसे हायरार्की कैसे होती थी, जैसे किंग होते थे उसके अंडर नोबल्स होते थे, उसके अकॉर्डिंग चीफ्स होते थे, नाइट्स होते थे जो वो करते थे, कोई भी मिलिट्री एक्शंस वगैरह परफॉर्म करते थे, उसके अंडर कुछ सबऑर्डिनेट चीफ्स मान लो, फिर उस सबसे नीचे होते थे पेजेंट्स और सर्व्स। तो किंग अपनी लैंड्स चीफ को, नाइट्स को, इनको प्रोवाइड करते थे, फिर वो सबऑर्डिनेट्स को देते थे, आखिरी में इन द एंड जाके पेजेंट्स को या फिर सर्व्स को मिलता था, फिर जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करते थे, जैसे लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर वगैरह ये सब करते थे। वहां से जो रेवेन्यू आता था वो चीफ को देते थे, फिर वो चीफ हायर लेवल के चीफ को देता था या नाइट्स को देता था, ट्रिब्यूट्स जिसको बोल रहे हैं या फिर हम सर्विस बोल रहे हैं। फिर इन द एंड आखिरी में किंग को भी सेम वही चीज, या किंग या नोबिलिटी को चीफ और नाइट्स उसको प्रोवाइड करते थे। अब फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि किंग की पावर कम होने लग गई और चीफ ज्यादा पावरफुल होने लग गए, अलग अलग छोटे छोटे। बेसिकली जैसे ये किंग है, इसके अकॉर्डिंगली अलग अलग छोटे छोटे चीफ्स बटे हुए हैं। अब वो चीफ ही पावरफुल हो गए, अब चीफ ही अपने आप को लॉर्ड्स की तरह एक्ट करने लग गए हैं। तो इसलिए इसका नाम फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाता है कि छोटे छोटे लॉर्ड्स बन गए हैं और किंग की पावर कम हो गई है। अब किंग की पावर कम होने की वजह से ना एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बन जाता है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट बनने की वजह से हमारे पास है ना बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे एक लैंड बेस्ड प्रॉपर्टी, ऐसी जैसी बात है कि लैंड से काम हो चल रहा है, उसी से रेवेन्यू वगैरह सब जनरेट होता है, तो लैंड बेस्ड एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दूसरी तरीके की ट्रेडिंग वगैरह नहीं हो रही है। लोकल चीफ पावरफुल हो गए हैं फ्यूडलिज्म के अंदर, क्योंकि सबको अपनी अपनी पूरी, जितने पास जिसकी जितनी ज्यादा लैंड होगी वो ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। क्लोज सिस्टम बन गया है। एक्सप्लोटेशन, अब सीधी सी बात है, जो ऊपर वाले होंगे, जो चीफ होंगे जिसके पास लैंड होगा, वो अपनी अंडर पेजेंट्स को या फिर सर्व्स को बहुत ज्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लोअर लेवल पे जब फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है। किंगशिप वीक हो चुका है क्योंकि चीफ लॉर्ड्स अपने पावरफुल हो चुके हैं, और जिसकी वजह से ट्रेड को सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि हाँ, सिर्फ मेन चीज लैंड्स के ऊपर बेसिस पे हो रहा है, कोई दूसरी अपना एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बन गया है, कुछ ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ये सब रीजन रहते हैं ट्रेड को सफर करने के। अब इसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया है आपका पूरा एम्पायर वगैरह। जैसे रोमन रोमन एम्पायर के जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तब आपको जनरली फ्यूडलिज्म देखने को मिला था यूरोप के अंदर। अब सीधी सी बात है, इस फ्यूडल सिस्टम के जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया उसके पॉइंट्स को हम थोड़ा समझते हैं। कि लैंड बेस्ड सिस्टम हो गया क्योंकि जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होएगा। हायरार्की सी बन गई है एक बहुत ज्यादा। और रूरलाइजेशन देखने को मिला है कि रूरल जो होती है एग्रीकल्चर, सिर्फ उसी के ऊपर इकोनॉमी देखने को मिल रही है और कोई दूसरी इकोनॉमी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है जनरल बेसिस पे। ट्रेड और कॉमर्स डिक्लाइन हो गया है क्योंकि अपने तक सीमित हो गए हैं चीफ्स और उसके सब पेजेंट्स और सर्व्स, ऊपर तक कोई रेवेन्यू नहीं जा रहा, नई चीजों की इन्वेंशन वगैरह नहीं हो रही है, तो वो सब इसका मेन रीजन रह रहा है। अब बार्टर सिस्टम चालू हो गया है कि जैसे एक मनी बेस्ड सिस्टम होता है, एक बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम जैसे कि कोई भी एक चीज को लेके दूसरी चीज को दे दिया। जैसे पहले होता था कि आप मेरे को 5 वो दे दो बोरी उस अनाज के दे दो, मैं आपको चावल दे दूंगा। तो इस तरीके के मोर बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है जो फ्यूडलिज्म आता है। एक्सप्लोटेशन हो रहा है पीजेंट्स का, ये सब देखने को मिल रहा है। प्रॉमिस और लॉयल्टीज बेसिस पे हो गया, चाटुकारिता बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। तो जब ये सब फ्यूडलिज्म आया
और फिर जब रेनेसांस आया, रेनेसांस आने की वजह से फिर क्या हुआ, लोगों को एनलाइटमेंट होनी स्टार्ट हुई, फिर फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। मेनली कोई भी जो थ्योरी होती है, हिस्टोरियन आपको तीन तरीके की थ्योरी देखने को मिलती है जब फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन करने के। तो वो तीन थ्योरी कौन सी है, पहला ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। अब इनको समझते हैं। जो सबसे पहली है वो है यूरोप और एशिया वाला। इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्रूसेड्स आपको देखने को मिले थे। क्रूसेड्स का मतलब होता है जो इस्लाम होता है और जो क्रिश्चियन होता है, उनके बीच में वॉर देखने को मिली है बहुत ज्यादा। तो वॉर देखने की वजह से कौन सा डोमिनेंस में रहेगा, ये सब बहुत, क्रूसेड एक अलग से टॉपिक है। वैसे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री से अलग टॉपिक है। लेकिन क्रूसेड्स को ब्रीफली आपको आइडिया ये होना चाहिए कि इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वॉर होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह से मूव इन कर रहे हैं। तो मूव इन करने के बाद लोगों को अपने एक दूसरे के कल्चर्स देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग स्टार्ट दोबारा से हो गई है। तो जब जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई तो वॉर का हमेशा पॉजिटिव की नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव साइड भी देखने को मिलती है कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है इन दोनों के बीच में, लोगों के बीच में। दूसरा रीजन बताया जाता है डिक्लाइन होने का कि अब सीधी सी बात है, ट्रेड स्टार्ट हुआ है तो फ्यूडलिज्म कम होएगा, सीधी सी बात है। और बार्टर सिस्टम कम होएगा, रूरलाइजेशन, अलग तरीके की इकोनॉमी, दूसरे तरीके की इंक्रीमेंट मिलेगा ट्रेड और कॉमर्स के अंदर, ट्रेड और कॉमर्स का इंक्रीमेंट मिलेगा तो एक्सप्लॉयटेशन कम होएगी। तो ये सब रीजन रहेंगे फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन होने के। फिर इसके अलावा ब्लैक डेथ सेकंड हमारा माना जाता है। ब्लैक डेथ का मतलब होता है एक महामारी आना या प्लेग आना। उस टाइम प्लेग आया था बहुत हाई लेवल का। प्लेग आने की वजह से जो लोअर लेवल वाले बंदे हैं, जो प्रेजेंट्स है, सर्व्स है, या बिल्कुल लोकल लेवल के चीफ जो होते हैं, उनकी पॉपुलेशन की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जब डिक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन का तो वो नए नए तरीके के खाने खाने के लिए हर एक ऊपर वाले जो होते हैं वो कुछ और देखने को मिलती है, तो वो एक्सपैंड करते हैं अपनी थिंकिंग को, कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। फिर ट्रेडिंग की और ज्यादा देखने को मिलता है, चीजें मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो ये सेकंड रीजन है ब्लैक डेथ। एक प्लेग आना भी एक पॉजिटिव साइड की तरह रहा है फ्यूडलिज्म को डिक्लाइन करने के। थर्ड है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी बस यही कहता है कि जैसे जैसे लोअर लेवल पर जब बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन देखने को मिलता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने से रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है। तो डिक्लाइन हो कोई भी, जब भी कोई रिवोल्ट होता है किसी चीज का भी, हमेशा उसका डिक्लाइन होना पॉसिबल है और होता ही है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। जब जब रिवोल्ट हुए हैं तब तक कुछ ना कुछ एम्पायर्स का डिक्लाइन हुआ है। तो वो सब देखने को मिलता है। तो ये तीन मेन थ्योरी थी कैसे फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ। तो हमने इसका डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म को पूरा पढ़ा, फ्यूडलिज्म क्या होता है उसके बारे में ज्यादा देखा कि 18th सेंचुरी के अंदर क्या रीजन रहे हुए फ्यूडलिज्म डिक्लाइन के। अब हम पढ़ेंगे रेनेसांस। रेनेसांस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रेनेसांस का तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि मीनिंग क्या है, क्यों इटली में स्टार्ट हुआ, और कैसे इन्फ्लुएंस हुआ लिटरेचर, आर्ट और साइंस को, कैसे वो करता है। अब देखो रेनेसांस का, मैंने आपको, अगर आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि कौन है इंडिया का रेनेसांस, फादर ऑफ रेनेसांस कौन है, उसके बारे में बताइएगा मुझे, लेवा कमेंट सेक्शन। और एनसीईआरटी में वैसे ना रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ एक बिल्कुल लोअर लेवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक किसी चीज के लिए नई थिंकिंग से सोचना, नई एटीट्यूड से सोचना, इंटेलेक्चुअल सोचना, क्रिटिकल सोचना, रैशनलाइजर देखना, क्यूरियोसिटी बढ़ाना, ये सब रेनेसांस का नतीजा है, ये सब इसका मीनिंग है। ठीक है। तो अब इसको एक एक थोड़ा और ज्यादा समझते हैं, मीनिंग क्या होता है, क्यों इटली में स्टार्ट हुआ, क्या से इन्फ्लुएंस हुआ लिटरेचर, आर्ट, ये सबको देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग। देखो मीनिंग वाइज नैरो साइंस के अंदर इसका मतलब होता है रीबर्थ, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसका मतलब होता है कंसिस्टेंस आना, स्पिरिट का नया इम्प्रूवमेंट होना, आदमी के बारे में ज्यादा जानना, इंटेलेक्चुअल होना, और एटीट्यूड बनाना किसी चीज के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, नई अवेकनिंग करना, इसको न्यू अवेकनिंग भी बोला जाता है। अब इसके अंदर है ना, जब कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह आएगी तो लोग बाहरली दुनिया से बजाय इस जिस धरती के अंदर वे काम कर रहे हैं इसके अंदर लाइफ को बेटर करने के लिए वो वर्क करते हैं। तो इसलिए करते हैं वो, दिस वर्ल्ड को फोकस किया जाता है, तो ह्यूमन की वेलबींग के बारे में देखा जाता है, ग्लोरिफिकेशन करी जाती है। ठीक है। जो स्टेट और चर्च के अंदर जो वो करी जाती थी, बुराइयां करी जाती थी, उसको कम किया जाता है, उसके तर्क पूछा जाता है। ठीक है। अपने अर्थ के ऊपर कैसे जॉय किया रखा जाए, खुशी कैसे महसूस करी जाए, वो रेनेसांस सबको बिलीव करता है। अब क्यूरियोसिटी जगा रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं लोग। ठीक है। इसी के टाइम के बाद ही लोगों के अंदर इधर से उधर मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलती है। कोई भी रिलीजियस के ऊपर कोई भी डायरेक्टली बिलीव नहीं करता,
कुछ ना कुछ तर्क पूछने की कोशिश करता है। ये सब आपको रेनेसांस बताता है। अब इटली के अंदर ही क्यों स्टार्ट हुआ? देखो, जब डिक्लाइन हो रहा था फ्यूडलिज्म और ट्रेड स्टार्ट हो गया था, तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग फैमिलीज ने अब उभर के आके देखने को मिला। जैसे एक फैमिली थी जो वहां पे थी इटली के अंदर, सबसे पहले मानी गई है मेडिसी फैमिली। जैसे इंडिया के अंदर एक रिलायंस फैमिली है जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली मानी जाती है, ऐसे ही उस टाइम पर इटली के अंदर एक फैमिली थी मेडिसी फैमिली। उसने पेट्रोनाइज किया, मतलब लोगों को उत्साहित किया आर्ट और लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर पैसा देना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से इटली के अंदर लोगों के अंदर दिमाग आना स्टार्ट हुआ, लोगों को समझने लगे, तो पैसा भी मिलने लग गया उन चीजों को लेके। तो और ज्यादा एनालिटिक इसलिए इटली में स्टार्ट हुआ। दूसरा मेन रीजन माना जाता है, और सबसे मेन रीजन यही है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बेसिकली एक जगह है रोमन एम्पायर के अंदर, इंपॉर्टेंट था। 1453 के अंदर जब वो गिरा, जब उसके अंदर तुर्क ने आक्रमण वगैरह किया, तो उसके जो साइंटिस्ट है ना, जो भी उसके थे हायर लेवल वाले इंटेलेक्चुअल बंदे थे, वो सब भागकर इटली चले गए। अब अपना ज्ञान फिर वो इटली वाले लोगों के अंदर दिया। तो इस तरीके से इटली के अंदर सबसे पहले रेनेसांस देखने को मिलता है। अब ये सब हो चुका है, ठीक है। क्यों इटली में स्टार्ट हुआ? क्योंकि मेडिसी फैमिली की वजह से, और दूसरा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन रहते हैं इटली में स्टार्ट होने के। और अब इसका इन्फ्लुएंस क्या देखने को मिलता है जब रेनेसांस आया? रेनेसांस का तीन तरीके के इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। अब सबसे पहले हम लिटरेचर के बारे में देखते हैं कि लिटरेचर में क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देखो, वैसे ना ये कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम याद रखना भी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के बाहर का टॉपिक है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम बिफोर 18th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर रखोगे याद रखो, लो ना रखने तो कोई इशू नहीं है। कि एक पेट्रोक नाम का बंदा था जो इटली का फादर माना जाता है रेनेसांस का, ठीक है। दंते डिवाइन्स कॉमेडी थी एक, ये सब किताबें हैं, बुकानियो, द मेरियन, मैशिवेले, ये सब है ना किताब्स है जिसके थ्रू लिटरेचर्स को डेवलप देखने को मिला, नाटक्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब लिटरेचर पे इम्पैक्ट कर रहा है रेनेसांस, लोगों की एनलाइटमेंट आ रही है इनके अंदर। वो लोगों की खुशियों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एक चीजें वर्क करनी चाहिए, सोसाइटियल कैसे वर्क करना चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सब लिटरेचर के थ्रू देखने को मिल रहा है। अब आर्ट्स में क्या है, जैसे आपको उस टाइम देखने को मिला होगा एक लियोनार्डो डा विंची, आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिला होगा। एक पेंटिंग है मोनालिसा, सुना होगा बहुत ज्यादा आपने, अगर नहीं देखी है तो गूगल करके देख लीजिएगा। डा विंची ने बनाई थी वो, बेसिकली उसके बारे में आपको देखने को मिलता है, आर्ट्स में देखने को मिलता है। रैफेल ने ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिली, लास्ट सपर एक बेसिकली एक नाटक देखने को मिलता है, किताब देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपको एक इमेज देखने को मिलती है बहुत सारी। तो अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं आफ्टर रेनेसांस आने की वजह से। अब साइंस में क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कोपरनिकस, आपको पता है एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी उसने। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि सूरज बीच में है और उसके अलावा 9 ग्रह है उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हालांकि जब भी ये कोपरनिकस आया था उससे पहले ना ऑलरेडी हमारे हिंदुइज्म के अंदर किताबों के अंदर ऑलरेडी बता रखा था, और बहुत सारे मंदिर है हमारे पास साउथ के अंदर भी, जिसके अंदर जो हमारे पास बीच में हमारे सूर्य देव है और बाकी नवग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं। तो कोपरनिकस से पहले ही बता रखा था, लेकिन उस टाइम तक शायद डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई थी, लोगों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए नाम कोपरनिकस का आ गया। लेकिन इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब चीजें। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था, बेकन ने थ्योरीज दी थी। एक केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, किसके कौन किसके क्या मूवमेंट है, बहुत सारे इसको देखने को मिलता है। केपलर्स लॉ आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। तो साइंस उस टाइम के बारे में बात हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस बन चुका है, गैलीलियो न्यूटन ऐसे अलग अलग तरीके के नए नए बंदे उभर के आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। और अर्थ की मूवमेंट बता रहे हैं कि अर्थ गोल है। तो ये सब आपको उस टाइम देखने को मिलता है रेनेसांस आने की वजह से। अब जब तक रेनेसांस नहीं आता तो ये सब आपको देखने को मिलता ही नहीं, ठीक है। अब अब आपने ये दो चीजें सीखी कि पहला कि डिक्लाइन और फ्यूडलिज्म का, रेनेसांस क्या होता है, रेनेसांस का इन्फ्लुएंस क्या रहता है। तो अब हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन, जो कि थर्ड टॉपिक है। तो थर्ड टॉपिक रिफॉर्मेशन। अब कैसे होता है जब रेनेसांस होता है, डिक्लाइन होता है, तो इसके तीन इंपैक्ट देखने को मिलते हैं जो मैंने अभी बताए। एक को रिफॉर्मेशन, दूसरा नई नई चीजों का डिस्कवरी होना, डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड, जो जियोग्राफिकल नई चीजों का देखना, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का डेवलप होना। तो रिफॉर्मेशन को अब समझते हैं। देखो, रिफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली क्या है, एक मार्टिन लूथर का 95 थीसिस नाम का एक इमेज आप, इसके अंदर क्या है, मार्टिन लूथर ने चर्च के ऊपर जाके 1517 के अंदर जर्मनी के अंदर जाके
जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो एज इट इज गेट पे जाके चिपका दी थी। तो ये एक रिफॉर्मेशन आफ्टर रेनेसांस ही देखने को मिलता है ये सब। फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के देखने को बाद ही मिलता है, अपनी रिवोल्ट देखने को मिलता है। रिवोल्ट देखने को मिलता है कैथोलिक चर्च के रिप्रेजेंटेटिव में। मार्टिन लूथर किंग ने जैसे रिवोल्ट करके दिखाया कि ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है, इसको रिजोल्व करो। इट मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन एटीट्यूड टू द रिलीजन। रिलीजन्स के बीच में बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था, धर्म के ठेकेदार होते थे, वो ही जो बोल दिया वही करते थे लोग। उसको चैलेंज देखने को मिलता है आफ्टर रेनेसांस। इट रिजल्टेड इन द राइज ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म। प्रोटेस्टेनिज्म का मतलब होता है जो प्रोटेस्ट करता है उसको एक थिंकिंग का लाना और उसका राइज होना, तो वो होता है राइज ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म। बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं, जॉन विक्लिफ है, हल्ट जिंगली है, जॉन कैल्विन है, मार्टिन लूथर है। ये सब आपके रिफॉर्मेशन जो जिन्होंने डेवलप करे उसके बारे में देखने को मिलता है। अब रिफॉर्मेशन से इम्पैक्ट क्या होता है, सीधी रिफॉर्मेशन से इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको है ना वॉर्स देखने को मिलती है, किसके बीच में, कैथोलिक के बीच में और प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में, इन दोनों के बीच में वॉर देखने को मिलता है। उस वॉर का नाम है 30 ईयर वॉर, जो कि उन 1618 से 1648 तक देखने को मिलती है। ठीक है, अब दो बंदों के बीच में वॉर होगी, वो सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है। ठीक है, वैसे ट्रीटी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। अगर किसी का है ना वो रहता है, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इम्पोर्टेंट रहता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टफेलिया से क्या इम्पैक्ट रहा ये सब। लेकिन अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये है रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट और रिफॉर्मेशन क्या होता है। अब इसके बाद जो सेकंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है आफ्टर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म और रेनेसांस की वजह से, जो कि है रेनेसांस से मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी आती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी आने की वजह से फिर क्या होता है, क्यूरियोसिटी लीड करती है न्यू लैंड्स को ढूंढने का। आपको लोगों के अंदर थिंकिंग आती है कि क्या मैं यूरोप के अलावा सीज के पार कुछ है क्या, नहीं है, कोई लैंड है या नहीं है, क्या लोग कोई रहते हैं या नहीं रहते। वो सब देखने को मिलते हैं। फिर लोगों एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जैसे हेनरी द नेविगेटर, बहुत नाम सुनेगा आपका इसका। हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया था, बहुत सारे लोकेशन में हेल्प करवाई थी लोगों को, उत्साहित किया था कि आप ढूंढो जाके। जैसे उसी टाइम के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज देखने को मिलती है, जैसे वास्को डी गामा देखने को मिलता है आपको नाम, कोलंबस नाम देखने को मिलता है, जो डिस्कवरी करता है। वास्को डी गामा जिसको पता है, आपने किसको वास्को डी गामा ने वो किया था, डिस्कवरी की थी, ऐसे ही कोलंबस को किसने डिस्कवरी की थी, मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब पूरा एक कॉन्टिनेंट था यूरोप, इससे ना दूसरे कॉन्टिनेंट्स को देखने को मिला था। तो इसलिए क्या देखने को मिलता है, एंड ऑफ कॉन्टिनेंटल आइसोलेशन, की कॉन्टिनेंटल की आइसोलेशन थी, जो एक कॉन्टिनेंट तक बंधे हुए थे लोग, उससे ज्यादा देखने को डिग्रेड देखने को मिलता है। अपनी बाउंड्रीज को एनहेंस करते हैं लोग, नए नए सी रूट्स देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ना दो गलत काम होते हैं। पहला होता है कॉलोनाइजेशन और दूसरा होता है स्लेव ट्रेड्स। कॉलोनाइजेशन जैसे सबको पता है कि इंडिया एक कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, स्लेव ट्रेडिंग देखने को मिलती है बहुत सारे जैसे फ्रेंच कॉलोनीज वगैरह होते हैं। एक सी रूट दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक सी रूट था। यूरोपी देखो, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, कोई यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो अलग अलग तरीके, जैसे डायग्राम के अगर आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए न्यू सी रूट्स, उस टाइम देखने को मिलता है। कोलंबस ने क्या देखा, वास्को डी गामा क्या देखा, कैबोट ने क्या देखा, मैगेलन ने क्या देखा, तो ये सब है। आपको पता है कि इंडिया की डिस्कवरी कब हुई थी, तो उसको जाके मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जाएंगे तो ये पावरफुल है, यहाँ पे किंग उसका पावरफुल है और यहाँ पे लोग पावरफुल नहीं है, तो उसके पास जाएंगे और फिर वहां पे राज करेंगे, लोगों को पकड़ के लेके जाएंगे अपने लोकेशन पे और उसको मजदूरों की तरह काम करवाएंगे। तो ये सब देखने को मिलता है, स्लेव ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिलती है आफ्टर द न्यू डिस्कवरी। खुद से दिमाग आने की वजह से जिनके पास कम नॉलेज है उनको दबाया जा रहा है आफ्टर दिस। और आखिरी टॉपिक बचता है हमारा राइज ऑफ नेशनल स्टेट की, क्या होता है। बेसिकली सीधी सी बात है, जब लोगों को ये देखने को मिला कि आपकी चर्च वीक हो रही है, चर्च वीक होने की वजह से लोगों ने ये देखा कि जब पहले रोमन एम्पायर वगैरह के बारे में पढ़ा, तो रोमन एम्पायर में उन्होंने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग मोनार्क होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एम्पायर डेवलप करते हैं। स्ट्रॉन्ग एम्पायर डेवलप करने की वजह से उनके आसपास कोई हमले भी कम होते हैं और अच्छी तरह ग्रो करता है उनका नेटवर्क। तो लोगों के अंदर क्या करते हैं, चर्च वीक होता है, पावरफुल किंग बनाते हैं, पावरफुल किंग बनने से स्ट्रॉन्ग मोनार्क बनता है, स्ट्रॉन्ग मोनार्क बनने से स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनता है, स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनने के से ट्रेड और ये सब और ज्यादा रूट देखने को मिलते हैं, नए नए रूट्स डेवलप किए जाते हैं, जो कि ऊपर मैंने ग्राफिकल जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के अंदर मैंने बताया।
ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे इंग्लैंड के अंदर किंग देखने को मिलता है, फ्रेंच के अंदर देखने को मिलता है। मुझे एग्जांपल में बताइएगा, जब वास्को डिगामा इंडिया के अंदर आया तो उस टाइम फ्रेंच के अंदर कौन सा किंग था, इंग्लैंड के अंदर कौन सा था, और पुर्तगीज के अंदर कौन सा किंग उस टाइम मोनार्की थी। तो ये मुझे बताइएगा। ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो था बिल्कुल एंड हमारा, कि हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया है कि 18 सेंचुरी से पहले दुनिया कैसे दिखती थी, रेनेसांस क्या आता है, क्यों डिक्लाइन होता है फ्यूडलिज्म, उसके बड़ा रेनेसांस क्या होता है, रिफॉर्मेशन क्या होता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कौन सी होती है, राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का मतलब क्या है, हमारा कौन से नए स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।